बूढ़े कबूतर ने बताया कि यदि चैन से जीना है तो इन 3 बातों को औलाद से छुपा लीजिए। दोस्तों, दोपहर का समय था। एक कबूतर थका हारा अपने घोंसले में लौटा। चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। कबूतरी कहती है, आज इतने मायूस क्यों हो? कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? कबूतर कहता है, आज एक बूढ़े पिता को देखा, बेटे के दरवाजे से लौटते हुए। चेहरे पर सवाल और आंखों में नमी थी। कबूतरी कहती है, ऐसा क्या देख लिया तुमने जो दिल इतना भारी हो गया? कबूतर कहता है, उन्होंने अपनी सारी कमाई बेटों के नाम कर दी थी। अब बेटा बहू उन्हें घर पर बोझ मानने लगे हैं। कबूतरी कहती है, तो फिर ऐसे में माता पिता क्या करें? कबूतर कहता है, कुछ बातें कभी औलाद से नहीं कहनी चाहिए, वरना रिश्ते बोझ बनने लगते हैं। कबूतरी कहती है, क्या वो 3 बातें हैं? कबूतर कहता है, वो फिर कभी बताऊंगा, बस इतना जान लो कि आत्मसम्मान से जिया गया बुढ़ापा ही असली सुख है। कबूतरी कहती है, बिल्कुल, चुप रहकर भी रिश्तों को बचाया जा सकता है। कबूतर कहता है, और अपनी उड़ान खुद तय करनी पड़ेगी, तभी अगली पीढ़ी भी उड़ना सीखेगी। तब कबूतर अपनी कबूतरी को एक सच्ची कहानी सुनाता है। प्रिय, यह कहानी ध्यान से सुनो, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कबूतर कहानी आरंभ करता है। दोस्तों, कहते हैं, बूढ़ा पेड़ कभी झूठ नहीं बोलता, वह बस खामोशी से बताता है कि जड़ें मजबूत हों तो समय की हर आंधी टल जाती है, लेकिन जब शाखाएं ही जड़ों को बोझ समझने लगें तो फिर पतझड़ आना निश्चित होता है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि रिश्ते टूटते हैं, बल्कि यह है कि रिश्तों को निभाने की समझ खो जाती है। माता पिता जब अपने जीवन की पूंजी, अपना अनुभव, अपनापन और अपार प्रेम अपनी संतान को सौंपते हैं तो वे बदले में सिर्फ सम्मान, स्नेह और सहारा चाहते हैं। पर समय के साथ यह समीकरण बदलने लगता है। कहीं बहुएं सास को बोझ समझने लगती हैं तो कहीं बेटे जिम्मेदारियों से आंख चुराने लगते हैं। विवाह के बाद संबंध केवल 2 लोगों के बीच का अनुबंध नहीं होता, वह 2 परिवारों की गरिमा और 2 संस्कृतियों की परीक्षा होता है। पर जब अहंकार, द्वेष और स्वार्थ उस सेतु को दीमक की तरह चाटने लगे तो परिवार नाम का वह मंदिर धीरे धीरे खंडहर में बदलने लगता है। इस कहानी में हम केवल एक परिवार की टूटती बिखरती स्थिति को ही नहीं बताएंगे, बल्कि हम उस गूढ़ सत्य से भी परिचित कराएंगे कि बुढ़ापा यदि सम्मान से नहीं जिया गया तो वह मृत्यु से भी बड़ी सजा बन जाता है। तो आइए एक ऐसे भावनात्मक और यथार्थपरक सफर पर चलें जो हमें न केवल रिश्तों की अहमियत सिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि कौन सी बातें औलाद से छुपाना ही बुजुर्गों की सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। चैन से जीना है तो इन 3 बातों को औलाद से छुपा लीजिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। बुढ़ापा जीवन की वो संध्या है जहां हर कोई सिर्फ एक चीज चाहता है, सम्मान, शांति और स्नेह। लेकिन कई बार कुछ सच अगर वक्त रहते दिल में ही छुपा लिए जाएं, तो यह अंतिम पड़ाव भी आनंदमय बन सकता है। आज की इस कथा में एक बूढ़ा कबूतर 3 ऐसी बातें बताता है जिन्हें हर माता पिता को अपनी संतान से कभी नहीं कहनी चाहिए। ये केवल एक ज्ञान की बात नहीं, बल्कि शास्त्रों से निकली जीवन की टेस्टेड सीख है। याद रखिए, शब्दों की चोट तलवार से भी गहरी होती है और माता पिता के कुछ शब्द बच्चों के संस्कार तक बदल सकते हैं। तो आइए आज की इस प्रेरणादायक और रहस्य भरी कथा में जानते हैं वो 3 अनकही बातें जिन पर बुजुर्गों की गरिमा और सुख भरा बुढ़ापा टिका होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप भगवान श्री राम में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपने संस्कारों को प्रकट करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह की हल्की धूप आंगन में उतर चुकी थी। घर के कोने कोने में जीवन की चहल पहल दिखाई दे रही थी, लेकिन चौधरी परिवार के आंगन में इस दिन कुछ और ही हलचल थी। प्रिया ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी, माथे पर सिंदूर की हल्की रेखा चमक रही थी। वह श्रद्धा और आदर से अपनी सास कौशल्या देवी के पास आई और झुककर चरण छूते हुए बोली, माँ जी, मैं मायके जा रही हूँ। भाई की शादी की तैयारियों के लिए मम्मी ने बुलाया है, थोड़ी खरीदारी करनी है। कौशल्या देवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, लेकिन बहू, तुम तो अभी 3 दिन पहले ही मायके से लौटी हो, अब फिर जाने की तैयारी कर रही हो। प्रिया ने सहजता से जवाब दिया, हाँ माँ जी, पर मेरी छोटी बहन भी आज मायके आई है।
वह बार बार बाहर से नहीं आ सकती, इसलिए मम्मी ने आज ही खरीदारी तय की है। कौशल्या देवी ने संयमित स्वर में समझाया। ये तो ठीक है बेटा, लेकिन इस घर की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तुम जानती हो ना कि मेरे घुटनों में तकलीफ है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में घर के कामकाज संभालना मेरे बस की बात नहीं। प्रिया ने हंसते हुए कहा, मां जी, आपको किस बात की चिंता है? भाभी है ना, वो सब संभाल लेंगी। इतना सुनना था कि रसोई में काम कर रही बड़ी बहू संध्या का सब्र टूट गया। वह गुस्से में बाहर आई और तीव्र स्वर में बोली, क्या मैं इस घर की नौकरानी हूं जो दिन रात खटती रहूं और तुम जब चाहो मायके चली जाओ? जिम्मेदारी निभाने का नाम तक नहीं लेती। थोड़ा तो घर के कामकाज में हाथ बटाया करो। प्रिया ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तो अभी कोई काम नहीं करूंगी। मम्मी ने बुलाया है और मैं जरूर जाऊंगी। कौशल्या देवी ने बीच बचाव करते हुए कहा, देखो बहू, संध्या की बात भी गलत नहीं है। जैसे वह इस घर की बहू है, वैसे ही तुम भी हो। फिर एक ही क्यों सारे काम करे? प्रिया का चेहरा थोड़ा झुंझला गया। वह बोली, मां जी, भाभी एक दिन काम कर लेंगी तो क्या आसमान टूट पड़ेगा? संध्या फिर भड़क गई। ये हर दिन की बात है, तुम हमेशा काम से बचने के बहाने खोजती हो। अब प्रिया भी ताव में आ गई। आपको जलन होती है ना अगर मैं मायके जाती हूं? जब मेरे घर वाले बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। कौशल्या देवी ने शांत स्वर में कहा, लेकिन बेटा, तुम्हें भी समझना होगा कि इस घर में तुम्हारी भी जिम्मेदारियां हैं। प्रिया ने नाराज होकर कहा, अब क्या जान दे दूं मैं अपना काम करती हूं। संध्या ने गंभीर स्वर में कहा, तो ठीक है मां जी, अब मैंने भी तय कर लिया है, मैं अकेले घर का कोई काम नहीं करूंगी। और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। प्रिया ने भी दृढ़ता से कहा, ठीक है, मत करो, लेकिन मैं तो मायके जरूर जाऊंगी। और वह अपने बैग के साथ घर से निकल गई। घर के आंगन में जैसे एक तूफान गुजर गया हो। रामप्रसाद चौधरी और कौशल्या देवी दोनों गहरे चिंतन में डूब गए। एक तरफ बड़ी बहू नाराज है, दूसरी तरफ छोटी बहू मायके भाग रही है। उनके दो बेटे थे, विजय जो अपने पिता की किराने की दुकान संभालता था, और अभिषेक जो बीमा एजेंट था और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। लेकिन आज दोनों बेटों की पत्नियों के बीच पनपते तनाव ने बुजुर्ग माता पिता के मन में चिंता के बादल और भी गहरे कर दिए थे। उधर जब रामप्रसाद जी थके हारे घर लौटे और आराम की आस लिए कुर्सी पर बैठे, तो कौशल्या देवी ने धीरे से पूछा, क्या अभिषेक आज भी दुकान पर नहीं आया? रामप्रसाद जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, कह रहा था कि दुकान का काम उसे पसंद नहीं, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। लेकिन कौन समझाए कि ऐसी नौकरी मिलना आजकल आसान नहीं। और उधर विजय को दुकान पर मदद की भी तो जरूरत है। कौशल्या देवी ने चिंता से सिर हिलाया। हे भगवान, एक तरफ बेटा घर चलाने से मुंह मोड़ रहा है और दूसरी ओर बहू काम से। क्या बुढ़ापा ऐसे ही बीतेगा? उनकी आंखों में चिंता की लकीरें और गहरी होती जा रही थीं। रामप्रसाद चौधरी ने थक कर जैसे ही कुर्सी संभाली, उन्होंने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, बहू से कहो खाना लगा दे। कौशल्या देवी अपने घुटनों को सहलाती हुई धीमे धीमे रसोई की ओर बढ़ी। चलना उनके लिए अब एक संघर्ष बन चुका था। यह देख रामप्रसाद जी को तकलीफ हुई। बोले, अरे भाग्यवान, बहू कहाँ है? उससे कहो खाना लगा दे। कौशल्या देवी ने गहरी सांस लेकर कहा, अजी, खाना तो किसी ने बनाया ही नहीं। आपकी छोटी बहू प्रिया हमेशा की तरह सजी संवरी मायके चली गई है और अब उसकी देखा देखी संध्या ने भी काम करने से हाथ खींच लिए हैं। यह सुनते ही रामप्रसाद जी ने आवाज लगाई, संध्या, बहू संध्या। संध्या कमरे से बाहर आई। उसके चेहरे पर पहले से ही नाराजगी थी। रामप्रसाद जी ने संयमित स्वर में पूछा, बहू, आखिर क्या हो रहा है? तुमने भी खाना बनाने से इनकार कर दिया। प्रिया तो नादान है, लेकिन तुम्हें तो समझदारी से काम लेना चाहिए था। संध्या ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, बाबूजी, आप ही बताइए, यह कब तक चलेगा? सारा घर, सारा काम मैं ही संभालूं। छोटी बहू क्या मेहंदी लगवाकर बैठी है? वहां मेरे पति दिन भर दुकान पर पसीना बहाते हैं और यहां मैं अकेली झुकी रहती हूं। क्या देवर जी का कोई फर्ज नहीं? हम दोनों पति पत्नी ही क्यों सब कुछ झेलें? रामप्रसाद जी थोड़े झुंझलाए। बात तो तुम्हारी सही है बहू, मैं आज ही दीपक से बात करूंगा, लेकिन अभी तो खाना बना दो, बहुत भूख लगी है।
और मनीष के लिए टिफिन भी तैयार करना है। संध्या ने सपाट स्वर में कहा। तो फिर बाबूजी सुन लीजिए, जब तक इस घर की जिम्मेदारियों का साफ साफ बंटवारा नहीं होगा, मैं कोई काम हाथ नहीं लगाऊंगी। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। बड़ी बहू के इस तेवर से राम प्रसाद और कौशल्या स्तब्ध रह गए। कौशल्या देवी ने अपने दर्द भरे घुटनों के साथ किसी तरह खाना बनाया, लेकिन अब राम प्रसाद जी के भीतर उबाल था। उन्हें अब चुप रहना उचित नहीं लगा। शाम होते होते दोनों बेटे विजय और अभिषेक घर लौट आए। राम प्रसाद जी ने उन्हें बैठक में बुलाया। बेटा अभिषेक, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आखिर तुम्हारा बड़ा भाई कब तक अकेले घर की गाड़ी खींचेगा? अभिषेक ने अनमने भाव से पूछा। कैसी जिम्मेदारी पिताजी? यही कि अब तुम्हें भी घर के काम और खर्च में हाथ बंटाना होगा। मैं सोच रहा हूं कि अब इस घर का बंटवारा कर देना चाहिए ताकि रोज रोज की कलह खत्म हो जाए। तभी विजय बोला, पिताजी, बंटवारा कोई हल नहीं है। अगर सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें तो यह घर फिर से पहले जैसा हो सकता है। कौशल्या देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, बात तो सही है, लेकिन इस घर में अब सब अपनी मर्जी के मालिक हो गए हैं। और तू ही बता, कब तक अपने छोटे भाई के परिवार का बोझ उठाता रहेगा? उसी समय कोने में खड़ी प्रिया तपाक से बोली, क्यों माँ जी, ऐसा क्या कर दिया हमने? हम तो खुद कमाते खाते हैं, फिर भी ताने सुनने पड़ते हैं। बंटवारा कर ही दो, कम से कम ये रोज रोज का झगड़ा तो खत्म होगा। यह सुनकर संध्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हाँ हाँ, तुम तो यही चाहती हो, बंटवारा हो जाए ताकि माँ बाबूजी की जिम्मेदारी मुझ पर ही रह जाए। लेकिन अब मैंने तय कर लिया है, मैं भी अब कुछ नहीं करूंगी। बहुत सेवा कर ली मैंने। प्रिया भी पलट कर बोली, मैंने भी कोई ठेका नहीं ले रखा है इस घर का। कुछ ही देर में देवरानी और जेठानी में बहस छिड़ गई। स्वर ऊंचे हो चले। तभी विजय ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, संध्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मां बाबूजी को बोझ कहने की? अभिषेक ने शांत स्वर में कहा, भैया, मां बाबूजी मेरे साथ रहेंगे, मेरा भी फर्ज है उनकी सेवा करना। अभिषेक उठकर अपने कमरे की ओर चला गया। पीछे पीछे प्रिया गुस्से से पैर पटकती हुई आई और बोली, सुनिए, मैं आपके मां बाबूजी के साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। अभिषेक ने दृढ़ता से कहा, वे मेरे माता पिता हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा। बुढ़ापे में मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। प्रिया ताव में बोली, वो सब मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ आपके साथ रह सकती हूं। बाकी कौन रहे कौन जाए, मुझे मतलब नहीं। प्रिया ताव में आकर बोली, मैं तुम्हारे मां बाप के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। अभिषेक का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। उसने तीखे स्वर में कहा, प्रिया, अब बहुत हो गया, अपनी हद में रहो। अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी, मेरी बात तुम्हें माननी होगी। प्रिया भी बिना झुके बोली, मैं भी साफ कर चुकी हूं कि मैं तुम्हारे मां बाप के साथ नहीं रहूंगी। इतना सुनते ही अभिषेक का धैर्य टूट गया। उसने आवेश में आकर प्रिया के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। प्रिया सन्न रह गई। उसका चेहरा गाल पर हाथ रखे थरथरा उठा। उसने अभिषेक की ओर तीखी नजरों से देखा और कांपती आवाज में बोली, अपने मां बाप के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया? यह बहुत बड़ी गलती की है तुमने। अब देख लेना इसका अंजाम क्या होगा। करीब 1 घंटे बाद प्रिया मायके जा पहुंची। दरवाजे पर खड़ी वो सिसक रही थी। घर के आंगन में आवाज लगाई, मां। कौशल्या देवी और राम प्रसाद चौधरी की आवाज सुनकर कमरे से बाहर आए। बेटी की हालत देखकर वे हैरान रह गए। प्रिया की मां दौड़ती हुई आई। बेटी, क्या हुआ? तू इस वक्त क्यों आई है? सब ठीक तो है? प्रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा। मां, आपने मेरा रिश्ता किस घर में कर दिया? राम प्रसाद चिंतित हो उठे। बेटी, बात क्या है? खुलकर बता तो सही। प्रिया अब फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी, उस घर में मेरा दम घुटता है। सारा दिन घर का काम करो, फिर भी ताने सुनो। और अब अभिषेक कहता है कि अगर घर में रहना है तो मां बाबूजी की सेवा करनी होगी। कौशल्या देवी चौंकी। क्या उन्होंने मेरी बेटी को घर की नौकरानी समझ रखा है? प्रिया बोली, मैं खाना बनाऊं, घर संभालूं, सास ससुर के पैर दबाऊं, और जब मना किया तो मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठा दिया। राम प्रसाद चौधरी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनकी यह हिम्मत कैसे हुई? कौशल्या ने शांत स्वर में कहा, बेटी,
तुमने अब तक जो सहा वह तुमने खुद उन्हें करने दिया। अगर पहले दिन से विरोध करती तो इतनी हिम्मत ना होती उनकी। प्रिया ने रोते हुए कहा, मां, मैं तो यही सोचती थी कि जैसे तैसे मेरा घर बस जाए, इसलिए सहती रही। कौशल्या ने बेटी को गले लगाते हुए कहा, बहुत हुआ, अब तू अपने मायके में है, अब वो लोग नहीं, हम फैसला करेंगे। उधर जब प्रिया के जाने की खबर विजय और संध्या को मिली तो घर में चिंता छा गई। विजय ने अभिषेक से कहा, भाई, क्या जरूरत थी उस पर हाथ उठाने की? अभिषेक ने गुस्से को दबाते हुए कहा, भैया, मैं कब तक सहता? वो साफ कह रही थी कि मां बाबूजी के साथ नहीं रहेगी। जब उसने उनके लिए ऐसे अपमानजनक शब्द कहे तो मैं खुद को रोक नहीं सका। रामप्रसाद जी ने सिर पकड़ते हुए कहा, बेटा, जो हुआ वो ठीक नहीं था, अब बात बिगड़ चुकी है। मुझे लगता है कि मुझे ही प्रिया को समझाने जाना होगा। अगले दिन रामप्रसाद चौधरी जब प्रिया के मायके पहुंचे तो दरवाजा खोलते ही रामप्रसाद जी को देखते ही प्रिया के पिता रामनाथ चौहान का चेहरा सख्त हो गया। रामनाथ बोले, आ गए माफी मांगने? पहले बेटी पर जुल्म, फिर तमाचा और अब संधि की बात। वापस लौट जाइए, हमारी बेटी अब उस घर में नहीं जाएगी। रामप्रसाद ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, भाई साहब, मैं आपके सामने सिर झुकाकर क्षमा मांगता हूं, लेकिन समाज में इज्जत भी कोई चीज होती है। तब प्रिया की मां ने तंज कसते हुए कहा, इज्जत की फिक्र तब होनी चाहिए थी जब आपके बेटे ने हमारी बेटी पर हाथ उठाया था। रामप्रसाद बोले, बहन जी, प्रिया ने यह तो बताया कि थप्पड़ पड़ा, लेकिन यह नहीं बताया कि क्यों पड़ा। सच मानिए, गलती हमारे अभिषेक की भी है, पर आपकी बेटी ने भी मर्यादा लांघी। प्रिया आंसुओं से भरे स्वर में चीखी, देखिए पिताजी, अब भी ये लोग मुझे ही दोष दे रहे हैं। आज हाथ उठाया है, कल कुछ और करेंगे। अब ये लोग मेरा क्या करेंगे, कह नहीं सकती। रामनाथ चौहान अब आपे से बाहर हो गए। बस, बहुत हुआ, अब आपकी बात कोर्ट में ही होगी, जाइए यहां से। रामप्रसाद कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है भाई साहब, जो निर्णय आपका हो वो मंजूर, लेकिन मेरी एक विनती है, थोड़ा समय दीजिए, भावनाओं में बहकर कोई फैसला मत लीजिए। रामप्रसाद ने कहा, समधी जी, आपका एक फैसला दो घरों को उजाड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। कृपया अपनी भावनाओं को थोड़ा संतुलित कीजिए। बेटी की गलती को समझिए और बात को बढ़ाने से पहले सोच समझ लीजिए। रामप्रसाद चौधरी ने नम्रता से कहा, लेकिन प्रिया की मां ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, आप अपनी चिंता कीजिए, हमारी बेटी का घर हम दोबारा बसा लेंगे, लेकिन जिस तरह का व्यवहार आपने और आपके परिवार ने हमारी बेटी के साथ किया है, उसका हिसाब अब हम अपने तरीके से करेंगे। कृपया अब यहां से चले जाइए। रामप्रसाद जी गहरे निराश हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, पर सामने कठोर चेहरों पर कोई असर न हुआ। थके कदमों से वे वापस लौट आए। घर पहुंचते ही कौशल्या देवी ने चिंता से पूछा, क्या हुआ जी, बहू को अपने साथ नहीं ला पाए? रामप्रसाद जी ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, मैंने बहुत समझाया, क्षमा भी मांगी, लेकिन न प्रिया मानने को तैयार है न उसके मायके वाले। अब तो कोर्ट में केस करने की बात कर रहे हैं। कौशल्या देवी ने चिंतित स्वर में कहा, बेटा अभिषेक, अब तुझे ही उसे मना कर लाना होगा, चाहे जैसे भी, अभी बात बिगड़ी नहीं है। अभिषेक ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, मां, अब कुछ नहीं बचा। प्रिया ने साफ कह दिया कि वह मेरे मां बाबूजी के साथ नहीं रह सकती। ऐसी सोच रखने वाली पत्नी की मुझे जरूरत नहीं। उसे वहीं रहने दीजिए। जहां तक केस की बात है, उन्हें जो करना है करें। कौशल्या देवी ने गंभीर लहजे में कहा, बेटा, इसी तरह की जिद और अहंकार से ही परिवार बिखरते हैं। अब भी समय है, बात को सुलझाने की कोशिश करो। अभिषेक ने ठंडी सांस लेते हुए जवाब दिया, मां, अब जो होगा देखा जाएगा। इतना कहकर वह कमरे से निकल गया। पीछे खड़ी संध्या चुपचाप ये सब देख सुन रही थी। उसकी आंखों में चिंता की हल्की परछाई उभर आई थी। अगले दिन दोपहर को विजय जब दुकान से खाने के लिए घर आया तो उसने देखा कि मां कपड़े धो रही थीं। यह देखकर उसका मन चटक गया। वह तेजी से कमरे में गया और ऊंची आवाज में बोला, संध्या, ये सब क्या हो रहा है? संध्या ने तमतमाते हुए कहा, मैं क्या कर रही हूं? वही जो अब तक करती आई हूं। बाकी सब तो अपने अपने आराम में मस्त हैं। विजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा,
मां बाबूजी के कपड़े धोने तक से तुम्हें आपत्ति होने लगी है? संध्या चिढ़कर बोली। तो क्या मैं ही इस घर की सेविका हूं? प्रिया तो आराम से मायके जाकर बैठ गई है, अब सारा काम मैं अकेले करती रहूं? विजय ने सख्त लहजे में कहा। संध्या, यह तरीका ठीक नहीं है। यह घर सबका है और मां बाबूजी की सेवा करना हम दोनों का फर्ज है। संध्या नाराज होकर बोली। अब मैं सिर्फ अपना काम करूंगी, बाकी किसी के लिए ना खाना बनाऊंगी ना झाड़ू पोंछा करूंगी। यह कहकर वह पैर पटकते हुए रसोई में चली गई। उधर प्रिया के मायके में उसके पिता रामनाथ चौहान उसके पास आए और बोले, बेटी, अभिषेक का कोई फोन आया क्या? प्रिया ने उदास होकर कहा। नहीं पिताजी, क्यों आएगा? वही तो इस सब की वजह है। रामनाथ जी बोले, कोई बात नहीं, मैं वकील से मिलकर आ रहा हूं। मैंने तुम्हारे ससुराल वालों पर दहेज का केस कर दिया है। प्रिया चौंक गई। पिताजी, दहेज की तो कोई बात ही नहीं थी, झूठा केस? रामनाथ जी ने गंभीर स्वर में कहा। बेटा, हमें सब पता है, लेकिन वकील ने कहा है कि केस को मजबूत बनाना है तो यही करना पड़ेगा। अब देखना कैसे वो लोग तुम्हारे पैरों में गिरते हैं। प्रिया की मां भी बोली, बहुत अच्छा किया आपने। अब उन्हें भी तो एहसास होगा कि किसी की बेटी को नीचा दिखाने का अंजाम क्या होता है। फिर उन्होंने प्रिया से कहा, बेटी, तुम आराम करो, अब चिंता मत करना, अब हम हैं तुम्हारे साथ। इधर राम प्रसाद जी के घर में माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो चुका था। संध्या ने अब घर का कामकाज अपने लिए सीमित कर लिया था। रविवार की सुबह थी। विजय चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था, विचारों में डूबा। तभी संध्या आई और बोली, सुबह के 10 बज गए हैं, कुछ खाया नहीं आपने? मैं नाश्ता लाती हूं। विजय ने कहा, जब तक मेरे साथ मां बाबूजी के लिए भी थाली नहीं लगती, मैं नाश्ता नहीं करूंगा। संध्या ने तुनकते हुए कहा। अब भी वही बात, लेकिन मेरी भी जिद है, अब मैं उनका खाना नहीं बनाऊंगी। विजय ने ठंडी आवाज में कहा। तो ठीक है, मैं भी भूखा रहूंगा। संध्या नाराज होकर पलट गई, लेकिन जाते जाते उसकी आंखें कहीं न कहीं भीतर के द्वंद्व को छिपा नहीं पा रही थीं। अगले दिन सुबह का समय था। विजय चौधरी चुपचाप अपने कमरे में बैठा था। मन में गहरी खामोशी पसरी हुई थी। संध्या कमरे में आई और बोली, सुबह के 10 बज चुके हैं, नाश्ता तैयार है, रात को भी बिना खाए सो गए थे। विजय ने शांत स्वर में कहा, मैं तभी खाऊंगा जब मां बाबूजी के साथ बैठकर खा पाऊं। तुम उनका भी नाश्ता बनाओ, वो मंदिर से लौटते ही होंगे। संध्या तुनक कर बोली, अभी तक उसी बात को पकड़े हुए हो? मेरी भी जिद है, अब मैं उनका खाना नहीं बनाऊंगी। विजय ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, ठीक है, फिर मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। यह सुनते ही संध्या का पारा चढ़ गया। वो गुस्से से बोली, अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो मैं भी प्रिया की तरह अपने मायके चली जाऊंगी। विजय ने गंभीर आवाज में कहा, जाओ, तुम्हें किसने रोका है? संध्या पैर पटकते हुए बोली, ठीक है, फिर सुन लो, अगर एक बार चली गई तो वापस कभी नहीं लौटूंगी। उसने बैग पैक किया और बिना किसी से कुछ कहे घर से निकल गई। उधर जब संध्या अपने मायके पहुंची तो उसके पिता रामनाथ शुक्ला दरवाजा खोलते ही हैरान रह गए। अरे बिटिया, अचानक यहां? ना कोई फोन, ना कोई खबर। संध्या थकी हुई आवाज में बोली, फोन करने का वक्त ही कहां था पिताजी? उन्होंने चिंतित स्वर में पूछा। बेटी, सब ठीक तो है ना? संध्या की आंखों में आंसू भर आए। उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा, कुछ भी ठीक नहीं है। सास ससुर ने जीना मुहाल कर रखा है और विजय मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। अब वहां और नहीं रह सकती थी। रामनाथ शुक्ला ने धीरे से पूछा, इसका मतलब तू घर छोड़कर लड़ झगड़ कर आई है? संध्या ने सिर झुकाकर कहा, हां पिताजी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। देवरानी प्रिया मायके जा बैठी हैं और सारा काम मेरे सिर पर। अब मैं उस घर में किसी की नौकरानी बनकर नहीं रह सकती। यह सुनते ही उसकी मां ने डांटते हुए कहा, तो क्या सास ससुर की सेवा से बचने के लिए तुम यहां बैठ गई? हमने तुम्हें ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे। संध्या बोली, लेकिन मां, क्या सास ससुर सिर्फ मेरे ही हैं? प्रिया की कोई जिम्मेदारी नहीं? मां ने गहरी सांस लेते हुए समझाया, बेटी, घर के बुजुर्ग बोझ नहीं होते, उनकी सेवा सौभाग्य होती है। क्या कभी उन्होंने तुझसे ऊंची आवाज में बात की? और विजय, वो तो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़ा रहा। जब तेरे पापा को हार्ट अटैक आया था
एक फोन पर सब छोड़कर चला आया था वो। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अब अगर वो चाहता है कि तू भी उसके माँ बाप की सेवा करे जैसे अपने माँ बाप की करती है तो इसमें क्या गलत है। पिता रामनाथ शुक्ला ने भी कहा, बेटी, रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है। अगर तुझे उससे उम्मीदें हैं तो उसे भी तुझसे उम्मीदें होंगी। संध्या की आंखें शर्म से झुक गईं। उसने भर्राए स्वर में कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मां। मैं तो बस धमकी दे रही थी, लेकिन जब विजय ने मुझे खुद जाने को कह दिया तो मैं उसे अपने आत्मसम्मान का सवाल बना बैठी। अब समझ नहीं आ रहा किस मुंह से वापस लौटूं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उधर चौधरी निवास में रामप्रसाद चौधरी गहरी सोच में डूबे बैठे थे। पास ही कौशल्या देवी आकर बैठ गईं और बोलीं, क्या बात है जी, इतने चिंतित क्यों हैं? रामप्रसाद बोले, सोच रहा हूं कि कभी हमारा घर कितना हंसता खेलता था, न जाने किसकी नजर लग गई। छोटी बहू प्रिया शुरू से थोड़ी जिद्दी रही, लेकिन संध्या से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कौशल्या देवी ने भी दुखी स्वर में कहा, जब दोनों बेटों की शादी की थी तो सोचा था बहुएं मिलजुल कर घर संभालेंगी और हमारा बुढ़ापा सुकून से कटेगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रामप्रसाद चौधरी और कौशल्या देवी आंगन में बैठे बात कर ही रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। रामप्रसाद जी ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने संध्या अपने पिता के साथ खड़ी थी। चेहरा झुका हुआ था और आंखों में अपराध बोध साफ झलक रहा था। रामप्रसाद जी ने बिना कोई सवाल किए उन्हें भीतर आने का इशारा किया। संध्या ने अंदर आते ही झुककर अपने सास ससुर के चरण स्पर्श किए। उसके पिता ने नम्र स्वर में कहा, भाई साहब, मैं अपनी बेटी की तरफ से आप सबसे माफी मांगता हूं। जैसे ही हमें पता चला कि यह घर में कहां सुनी करके मायके आ गई है, मैं इसे तुरंत वापस लेकर चला आया। रामप्रसाद जी ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे नहीं भाई साहब, माफी किस बात की, बच्चे हैं, गलती हो ही जाती है। आपकी बेटी हमारे घर लौट आई, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। थोड़ी देर की बातचीत के बाद संध्या के पिता उसे समझाकर ससुराल में छोड़कर वापस लौट गए। संध्या के लौट आने से रामप्रसाद और कौशल्या देवी ने राहत की सांस ली। घर का वातावरण कुछ हल्का महसूस हुआ। शाम को जब विजय चौधरी काम से घर लौटा तो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। संध्या उसके पीछे पीछे पहुंची और धीमे स्वर में बोली, सुनिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ पिताजी ने मुझे बहुत कुछ समझाया। मैं वादा करती हूं, अब से आपके माता पिता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। मैं उन्हें अपने माँ बाप की तरह मानकर आदर करूंगी। विजय ने गहरी सांस ली और कहा, संध्या, क्या हमारे रिश्ते इतने कमजोर थे कि एक छोटी सी बात पर तुम अपना घर छोड़कर चली गई? संध्या की आंखों में आंसू थे। वह बोली, सच कहूं तो मैं जाना नहीं चाहती थी, बस भावनाओं में बहकर आपसे उल्टा बोल गई। सोचती रही कि आप मना कर लेंगे, पर जब आपने ही जाने को कह दिया तो मैं इसे अपनी इज्जत का सवाल बना बैठी। विजय मुस्कुराया और उसे गले से लगा लिया। उधर पुलिस थाने में इंस्पेक्टर ने रामप्रसाद जी से गंभीर स्वर में कहा, लेकिन आपकी बहू ने आप पर और आपके बेटे पर घरेलू हिंसा और दहेज के आरोप लगाए हैं। अगर मामला कोर्ट गया तो परेशानी बढ़ सकती है। आपके पास 24 घंटे हैं, समझौता कर लें, वरना हम कार्रवाई करेंगे। रामप्रसाद जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा। हमारे परिवार की इज्जत दांव पर है। शाम को जब अभिषेक और विजय दोनों घर लौटे तो रामप्रसाद जी ने उन्हें पूरी बात बताई। पुलिस केस और आरोपों की बात सुनकर अभिषेक चौधरी गुस्से में भर गया। बाबूजी, उन्होंने झूठा केस कर दिया, मैं अब चुप नहीं बैठूंगा। अभिषेक गरजा। विजय ने शांति से कहा, भाई, गुस्से से कुछ नहीं होगा, फोन करो, बात करो, शायद बात बन जाए। अभिषेक ने तुरंत प्रिया को फोन लगाया, लेकिन कॉल उसके पिता ने उठाया। पिताजी, इतनी छोटी बात पर आपने पुलिस केस कर दिया। आप जानते हैं मैंने गलती की, लेकिन झूठे दहेज के आरोप, मेरे मां बाबूजी का क्या दोष था? अभिषेक ने भावुक स्वर में कहा। प्रिया के पिता ने कठोर स्वर में कहा, अब कोई बात नहीं करनी है, हमारी अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। ठीक है, अभिषेक ने गुस्से में कहा, तो फिर कोर्ट में ही सच सामने आएगा। अगले ही दिन विजय एक अनुभवी वकील से मिला और केस की पूरी जानकारी दी। मामला कोर्ट में चला गया। हर दिन रामप्रसाद और कौशल्या देवी की आंखों में चिंता साफ झलकती। कई महीने बीत गए।
एक शाम जब रामप्रसाद और विजय कोर्ट से लौटे तो संध्या ने पानी थमाते हुए पूछा, क्या हुआ, कुछ खबर है? विजय मुस्कुराया, भगवान ने हमारी सुन ली, केस खत्म हो गया, हम जीत गए। घर में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई। कौशल्या देवी की आंखों में आंसू थे। सच ही कहा जाता है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। उसी वक्त अभिषेक ने एक और खुशखबरी दी, मां, बाबूजी, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। रामप्रसाद की आंखें चमक उठीं। उन्होंने अभिषेक को गले से लगा लिया। कौशल्या देवी ने रामप्रसाद से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है अब हमें अभिषेक के लिए एक अच्छा रिश्ता देख ही लेना चाहिए। घर में फिर से रोशनी लौट आई थी, उम्मीद की, एकता की और विश्वास की। रामप्रसाद चौधरी आश्चर्य से बोले, अरे कौशल्या, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? कौशल्या देवी ने संयमित स्वर में कहा, देखिए जी, प्रिया के घर से तलाक के कागज आ चुके हैं। जब रिश्ता टूटने की कगार पर है तो अभिषेक के लिए कोई और रिश्ता देखने में क्या हर्ज है? रामप्रसाद ने गंभीरता से कहा, ठीक है, पर किसी भी निर्णय से पहले अभिषेक से एक बार बात जरूर कर लो। उधर जब कोर्ट ने फैसला अभिषेक के पक्ष में सुनाया तो प्रिया के मायके में जैसे सन्नाटा छा गया। इस बीच उसके भाई की शादी भी हो चुकी थी और अब प्रिया खुद को भीतर से टूटा हुआ महसूस कर रही थी। चिंता से भरे प्रिया के पिता ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, इन वकीलों के चक्कर में हम बुरी तरह फंस गए। उधर उन लोगों का तो नसीब खुल गया, अभिषेक को सरकारी नौकरी भी मिल गई। प्रिया की मां यह सुनकर स्तब्ध रह गई। हम तो सोच रहे थे कि उन्हें जेल भेजेंगे, पर यहां तो उल्टा हो गया। उसी वक्त प्रिया आकर उनके पास बैठ गई। मां बोली, जो होना था हो गया, अब तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता देख लेते हैं, समय रहते तुम्हारी जिंदगी फिर से संवार दें। प्रिया झल्लाते हुए बोली, क्या जरूरत है फिर से शादी की? अगर अगली बार भी वही हाल हुआ तो मैं अब दोबारा शादी नहीं करूंगी। उसके पिता ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, बेटी, तलाक के कागज पर तुम्हारे ही दस्तखत हैं। समाज में ऐसे कितने दिन तक बैठे रहोगी? रिश्तेदार बातें बनाएंगे, हमारी भी जिम्मेदारी है। प्रिया ने रूंधे स्वर में कहा, जब मैंने ससुराल छोड़ा था आपने कहा था यह तुम्हारा घर है, आराम से रहो। अब क्या बदल गया? पिता ने हल्के से सिर झुकाते हुए कहा, बेटी, हमने आज भी तुम्हें कभी पराया नहीं समझा, पर जो हुआ है उसके बाद जरा सोच समझकर चलना जरूरी है। प्रिया की मां ने सहमति जताते हुए कहा, अगर तुम्हारा घर फिर से बस सकता है तो हमें झुकने में कोई संकोच नहीं। अगले दिन प्रिया अपने माता पिता के साथ रामप्रसाद चौधरी के घर पहुंची। प्रिया ने आते ही कौशल्या देवी और रामप्रसाद के चरणों में गिरकर माफी मांगी। रामप्रसाद ने हल्की मुस्कान के साथ कटाक्ष किया, बेटी, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी, गलती तो हमारी थी, जो तुम्हें मारते थे, दहेज मांगते थे और घर से निकाल दिया था, है ना? प्रिया के पिता शर्मिंदा होकर बोले, रामप्रसाद जी, कृपया ऐसा मत कहिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। अब अगर आप क्षमा कर दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। कौशल्या देवी ने भावुक होकर कहा, भाई साहब, आपकी वजह से हमने कितनी तकलीफें सही हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर, समाज में बदनामी, और अब जब हमारे बेटे की जिंदगी संवरने लगी है तब आप हमारे दरवाजे पर आ गए। उसी समय अभिषेक चौधरी भीतर से निकला और प्रिया को देखकर उसका चेहरा कठोर हो गया। ऊंची आवाज में बोला, इतना सब करने के बाद अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? प्रिया के पिता हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा, हम जानते हैं कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर अगर माफ कर सको तो एक बार और मौका दे दो। रामप्रसाद ने भारी स्वर में कहा, भाई साहब, बच्चों की गलतियों पर उन्हें समझाना मां बाप का काम होता है, न कि उनका साथ देकर उनकी गृहस्थी तोड़ देना। अब तो इस रिश्ते में ऐसी दरार आ चुकी है जिसे भरना शायद मुमकिन नहीं। पूरा आंगन एक गहरे मौन में डूब गया। कोई कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि जो टूट चुका था वह अब जोड़ने से भी नहीं जुड़ रहा था। रामप्रसाद चौधरी ने गहरी आवाज में कहा, हमने अभिषेक का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, इसीलिए बेहतर होगा कि आप हमें क्षमा करें और यहां से लौट जाएं। यह सुनते ही प्रिया फूट फूट कर रोने लगी और कौशल्या देवी के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, मां जी, बाबूजी, एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैंने बहुत बड़ी भूल की है,
लेकिन अब मैं वैसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस घर से मत निकालिए। अभिषेक ने दूर खड़े ठंडे स्वर में कहा, तलाक के कागज तो तुमने ही भेजे थे ना, अब अचानक इस घर की याद क्यों आ गई? बेहतर होगा अभी के अभी यहां से चली जाओ, नहीं तो मजबूरन मुझे सख्ती बरतनी पड़ेगी। प्रिया के पिता हाथ जोड़ते हुए बोले, ठीक है बेटा, गलती हमारी थी, उसका फल भी हमें ही भुगतना होगा। हम जा रहे हैं। जैसे ही वे लोग मुड़ने लगे, राम प्रसाद चौधरी ने गहरी सांस लेते हुए आवाज लगाई, रुकिए भाई साहब। फिर उन्होंने कौशल्या देवी की ओर देखा और बोले, हमने अभी केवल रिश्ते के लिए हां भरी है, पक्की बात तो नहीं हुई। अगर हम उन्हें मना कर देंगे तो थोड़ी बहुत बदनामी जरूर होगी, लेकिन अगर एक बहू की गलती को कभी ना माफ करके उसकी पूरी जिंदगी को उजाड़ दिया तो वह हमारे लिए एक भारी पाप होगा। कौशल्या देवी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या अभिषेक इसके लिए तैयार होगा? अब सबकी निगाहें अभिषेक चौधरी की ओर टिक गईं। आंगन में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। फिर अभिषेक ने प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में पश्चाताप और सच्चाई झलक रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, प्रिया, सच कहूं तो मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं होना चाहता था, लेकिन जब तुमने मेरे मां बाबूजी के साथ वो सब किया, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो कुछ पल रुका, फिर बोला, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गलती तो मुझसे भी हुई थी, जो गुस्से में आकर तुम पर हाथ उठा बैठा, लेकिन अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मेरी जिंदगी अधूरी है तुम्हारे बिना, वापस आ जाओ। प्रिया की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उसने कांपते स्वर में कहा, धन्यवाद अभिषेक, आपने मुझे माफ कर दिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। घर का वातावरण एकदम बदल गया। राम प्रसाद और कौशल्या देवी ने संतोष की सांस ली। प्रिया के माता पिता की आंखों में भी राहत झलकने लगी। अब घर में फिर से रोशनी लौट आई थी। यह कथा हमें यही सिखाती है, अहंकार, गलतफहमी और पल भर का क्रोध वर्षों के रिश्तों को तोड़ सकता है, लेकिन समय रहते पश्चाताप, क्षमा और प्रेम से उसे फिर से जोड़ा भी जा सकता है।